आज की वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस में वाटर के रोल के मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार अदा करता है। सबसे पहले हमें इस हेडिंग में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को डिस्कस करना है। जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है ये फोटो सिस्टम 2 में होता है। अब फोटो सिस्टम 2 में ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि फोटो सिस्टम 2 जो है वो उसमें 680 नैनोमीटर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होती है और उसमें जो फॉर्मेशन होती है उसमें लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH2 जो है वो फॉर्म होते हैं। अब ये जो वाटर है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है, ये जो है वो फोटो सिस्टम 2 में होती है, जिसे हम P680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला फोटो सिस्टम भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल को लाइट जो है वो स्प्लिट कर रहा है, और स्प्लिट करने के नतीजे में यहाँ पे हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती हुई दिख रही है, जो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि फोटोसिंथेसिस के रिज़ल्ट में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमें 4 हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी फोटोसिंथेसिस में क्या इंपॉर्टेंस है, ये ही बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है वो फर्दर आगे जाके ATP और NADPH2 और फिर आगे चल के कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करते हैं। अब ये जो वाटर है, इसकी जो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाटर की फोटोलाइसिस होती कहाँ है। ये जो वाटर की फोटोलाइसिस है ये क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमन में होती है। एक तो होती है क्लोरोप्लास्ट की थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 जो है वो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद है, और जो वाटर है वो बेसिकली कहाँ मौजूद है, वो क्लोरोप्लास्ट के ल्यूमन में मौजूद है। ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैं ये क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये जो है थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, ये जो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन बनाई है, ये जो है ये हमारे पास ग्रेन है। अब ये जो आउटर साइड पे आपको मैंने एक आउटर और इनर मेम्ब्रेन दिखाई है, ये है थाइलोकॉइड स्पेस, ये है थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके अंदर होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली यहीं पे ही फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 यहीं पे ही मौजूद होता है। पिछली वीडियो में भी मैं समझा चुकी हूँ, अब दोबारा समझा रही हूँ। दोबारा यहाँ पे मैं बड़ा करके बना देती हूँ। ये ग्रेना है, ग्रेनम या ग्रेना, यहाँ पे है फोटो सिस्टम 1 और यहाँ पे भी फोटो सिस्टम 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा, और जो है वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी कैरियर से दूसरे एनर्जी कैरियर के पास मूव होगा। और ये जो बीच का हिस्सा है, बेसिकली यहाँ पे वाटर मौजूद है, और यहाँ पे वाटर मौजूद होने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। और यहाँ पे लाइट पड़ने के बाद ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रही है। फोटो का मतलब लाइट और लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो जाना। वाटर जो है वो लाइट की मौजूदगी में स्प्लिट हो रहा है, और स्प्लिट होने के बाद ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसको दे रहा है, फोटो सिस्टम 2 को दे रहा है। और फोटो सिस्टम 2 को दे रहा है। सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे है फोटो सिस्टम 2, यहाँ पे इस जगह पे ये है फोटो सिस्टम 2 और इस जगह पे है फोटो सिस्टम 1। अब फोटो सिस्टम 2 को जो है वो वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी कैरियर से गुजरेगा दूसरे एनर्जी कैरियर पे, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा फोटो सिस्टम 1 के पास।
और फोटो सिस्टम 1 के पास पहुँचेगा तो यहाँ पे फिर एक एनर्जी कैरियर से दूसरे एनर्जी कैरियर के पास पहुँचेगा, और यहाँ पे इस तरह से ये साइक्लिक मैनर में यहाँ पे एटीपी बनेगी, और यहाँ पे जो एटीपी बनेगी वो नॉन साइक्लिक मैनर में बनेगी। तो बताने का मकसद यही है कि अगर आप इसको मज़ीद देखें, ये है जो वाटर है, देखें वाटर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, वाटर की हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे बना दिया। ऑक्सीजन जो है वो एक एटम है तो 1/2, और ये इसको इस तरह से करेंगे तो एक ऑक्सीजन का एटम निकल आएगा। अब ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, हमने यहाँ पे कितने ब्रेक किए हैं फोटोलाइसिस के नतीजे में, 2 किए हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, बेसिकली यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, और यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो 1 के नतीजे में 2 हाइड्रोजन, और 2 एक और मॉलिक्यूल आएगा तो दूसरा भी क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन और आ जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे इक्वेशन पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखी हुई है 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब जब जहाँ 4 हाइड्रोजन है ना, वहीं पे ही अगर 4 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है इसके साथ ही 4 इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। जितने हाइड्रोजन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एटम है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा तो दूसरा ऑक्सीजन का एटम निकलेगा। 2 ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो ये बेसिकली ये है। अब वाटर जो है वो बेसिकली क्या दे रहा है, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है फोटो सिस्टम 2 को, और फोटो सिस्टम 2 को जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा रहे हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लास्टोकोइनिन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम बीएफ, यहाँ पे एटीपी बनेगा। इस मुकाम पे साइटोक्रोम बीएफ की जगह पे क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, और एटीपी से फिर ये P700 के पास जाएगा। P700 के पास जाने के बाद ये फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से पैराडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है NADP रिडक्टेज की मदद से इस इलेक्ट्रॉन को मिलाया जाएगा एक केमिकल कंपाउंड जिसे हम कहते हैं NADP। अब ये जो NADP है यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद है। ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को ये खुद से पूरा नहीं कर सकता जब तक एक एंजाइम जिसका नाम NADP रिडक्टेज है, इसकी मदद, ये अपनी मदद फराहम करेगा और इलेक्ट्रॉन इसके साथ आके कंबाइन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में। अब ये जो NADPH2 है ये एक एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर किसकी एनर्जी भरी हुई है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भरी हुई है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वाटर से आ रहे हैं। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन आया है वो वाटर से आया है, और ये जो रिड्यूस्ड हुआ है NADPH2 की फॉर्म में, ये वाटर की मदद से हुआ है। इसको इलेक्ट्रॉन किसी और ने नहीं दिया है, ये वाटर का इलेक्ट्रॉन है। और अब ये एक NADPH2 ब्रेक होता है तो इसके नतीजे में 3 ATP जो है वो निकलते हैं। और आपको पता है कि ATP जो है वो एक एनर्जी करेंसी है, और प्लांट को या एनिमल्स को जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ATP कंज्यूम करते हैं, जिसके नतीजे में 7.8 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एक ATP से। तो ATP को तो कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और NADPH2 को कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। सही, ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो फोटोसिस्टम 1 है, यहाँ पे भी पैराडॉक्सिन से जो है वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से साइटोक्रोम BF के पास आएगा, और फिर दोबारा प्लास्टोसाइनिन से वो P700 के पास आकर यहाँ पे एक ATP बनाने का काम करेगा, जिसे हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि ये क्यों जा रहा है, क्योंकि NADP जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोबारा से अपने इनिशियल सोर्स के पास जाते हैं, ताकि ATP जो है वो इसकी मुताबिक जितने NADP हैं उतने ही ATP बने। तो यहाँ पे ATP की कमी को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन मैनर में जो है वो पूरा किया जाता है, जिसे हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन कराना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो NADPH2 और ATP बने हैं वो फोटो सिस्टम 2 की पैदावार है, नॉन साइक्लिक मैनर से बने हैं। और यहाँ पे साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है P700,
700 या फोटोस्टॉम 1 में, उसमें क्या बनते हैं, सिर्फ एटीपी बनता है। क्योंकि एटीपी की डिमांड क्यों, क्योंकि ये ब्रेक होता है तो एटीपी बनेगा, तो एटीपी की जो कमी है वो आने लग जाती है, तो एटीपी की कमी को साइक्लिक इलेक्ट्रॉन मैनर में जो है वो पूरा किया जाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करता है फोटोसिस्टम 2 को सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स फॉर प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड NADPH2 फॉर्मेशन। ये प्रोटॉन डोनेट करता है सिस्टम को, जिसकी वजह से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है। अब ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट कहाँ बनता है, किस जगह बनता है, ये क्यों बनना ज़रूरी है, ये ATP सिंथेसिस के लिए होना ज़रूरी है। और NADPH2 फॉर्मेशन तो मैंने बता दी। ATP कैसे बनता है, ATP कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव ATP कैसे बनता है, जब प्रोटॉन्स अपनी हायर कंसनट्रेशन से मूव करते हैं लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, तो उसके नतीजे में जो है वो ATP बनता है। तो जो प्रोटॉन जमा हो रहे हैं वो किस वजह से जमा हो रहे हैं, वाटर के स्प्लिट होने की वजह से, वरना प्रोटॉन कहाँ से आएगा, लाइट से तो प्रोटॉन नहीं आ रहा, वाटर जो है वो प्रोटॉन देगा। NADP को भी वाटर ने प्रोटॉन दिया है, और ATP बनने के लिए भी जो प्रोटॉन की ज़रूरत है वो हमें वाटर ही दे रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आई है, वो भी वाटर से आई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसको भी मेंटेन रखने के लिए वाटर की ज़रूरत है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ATP बनता कैसे है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, और इस क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास ये थाइलोकाइड है। अब में से ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो है वो ये एक मेम्ब्रेन है, और ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर हम कहें कि ये मेम्ब्रेन है, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। अब ये वाटर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, वाटर स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो वाटर क्या करता है, ये ग्रेनम है, ये पूरा जो है वो ग्रेनम है, ये ल्यूमन है और ये ग्रेनम है, और ग्रेनम के बाहर जो है वो ये स्कीमा है। सही है। अब ये जो स्ट्रोमा है, देखिए
केमियोस्मोसिस का प्रोसेस आपको इस डायग्राम से बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। ये जो आपको मेम्ब्रेन नज़र आती है, ये वाली और ये वाली, ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन है। इस थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में प्रोटोसिस्टम 2 और प्रोटोसिस्टम 1 मौजूद है। यहाँ पे स्ट्रोमा मौजूद है, ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के बाहर वाला स्ट्रोमा है, और यहाँ पे ये जो है ये ल्यूमन मौजूद है। अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस मुकाम पे जो है वो वाटर जो है यहाँ पे जो है वो वाटर स्प्लिट हो रहा है, और वाटर स्प्लिट होने के नतीजे में यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब जब यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन मौजूद हैं तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, प्लास्टोकाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रोमा से वाटर को, स्ट्रोमा से जो हाइड्रोजन स्ट्रोमा में मौजूद है, कम तादाद में मौजूद है, उनको ये क्या कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं। अब पंप करने के लिए ये इनको पंप करके एक्टिवली पंप कर रहे हैं। एक्टिवली पंप करने का मतलब क्या है, एटीपी की एनर्जी लगा के ये पंप कर रहे हैं यहाँ से, और पंप करने के बाद ये इसे जमा कर रहे हैं कहाँ पे, ल्यूमन के अंदर जाके जमा कर रहे हैं। ये ल्यूमन है। अब ल्यूमन के अंदर कितने सारे हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 हाइड्रोजन यहाँ पे जमा हो रहे हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, वहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था वही यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और दूसरी अहम बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो NADP को जो हाइड्रोजन दिया है ना, ये NADP को जो हाइड्रोजन दिया है, NADP को जो हाइड्रोजन दिया है वो स्ट्रोमा के प्रोटॉन ने दिया है, ल्यूमन के हाइड्रोजन ने NADP को हाइड्रोजन नहीं दिया है। तो ऑलरेडी NADP को जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है वो भी स्ट्रोमा का प्रोटॉन है, और ये प्रोटॉन जो है वो पंप होके कहाँ जा रहे हैं, ल्यूमन के अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वाटर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, वो ऑलरेडी जो है वो हाइड्रोजन स्प्लिट कर रहा है यहाँ पे बड़ी तादाद में, और जो ऊपर स्ट्रोमा है आउटसाइड की थाइलोकाइड में स्ट्रोमा, वहाँ का हाइड्रोजन जो है वो NADP को रिड्यूस करके NADPH2 में कंज्यूम कर रहा है, और उसका हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमन में आकर पंप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन। आप लोगों को सबसे पहले पता है कि जब चीज़ें अपनी हायर कंसंट्रेशन में होती हैं तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने हायर कंसंट्रेशन से मूव करती हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो थाइलोकाइड मेम्ब्रेन है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कुछ चीज़ों को अपने अंदर से अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अपने अंदर से अलाउ नहीं करती है। तो यही जो हाइड्रोजन है ना, इनको ये अपने अंदर से अलाउ नहीं करने देगी। तो इनको अलाउ करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद है जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेज एंजाइम। इस एंजाइम, ये प्रोटीन का बना हुआ एक चैनल प्रोटीन है, ये एक चैनल प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। अब ये ATP हाइड्रोजन सिर्फ इसी प्रोटीन पंप से प्रोटीन जो पंप लगा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन को गुजारने के लिए, इसी से गुजर के जा सकते हैं, और किसी एनर्जी कैरियर से गुजर के नहीं जा सकते। तो हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपनी हायर कंसंट्रेशन से मूव करके जाना शुरू होंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। कहाँ जाना शुरू होंगे, स्ट्रोमा में जाना शुरू होंगे। अब जब ये यहाँ पे स्ट्रोमा में जाना शुरू होंगे, तो इनके मूवमेंट की वजह से हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये एंजाइम जो है वो इस्तेमाल करेगा, हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी। और इस पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ये ADP के साथ, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ क्या चीज़ मिला देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला देगा। जब ADP के साथ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट कंबाइन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। तो ATP सिंथेसिस ऐसे होती है। जो ATP सिंथेसिस का मैंने बताया था ना कि ATP सिंथेसिस में प्रोटॉन का रोल है, तो ATP सिंथेसिस ऐसे हो रही है। जो अभी मैंने आपको बताया था प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो रहा है। और दूसरी अहम बात ये कि अगर वाटर यहाँ से, वो बात भी क्लियर कर लें, जो हम अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले क्या कहा था कि जो हाइड्रोजन है वो NADPH2 की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि इन्वॉल्व है तो वो कैसे इन्वॉल्व है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे जमा हो रहे हैं ना, बेसिकली
इनमें से ज़्यादातर तादाद कहाँ से आ रही है? वाटर के स्प्लिट होने से आ रही है। तो अगर ये जमा होकर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा भी रहे हैं, यहाँ से मूव करके अपनी लोअर कंसंट्रेशन से यहाँ पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो हाइड्रोजन है ये NADP के साथ, अब यहाँ पे तो इसको कोई पाबंदी नहीं है ना, कहीं कुछ भी करे, पंपों के दोबारा नीचे आ जाए या फिर NADP के साथ कंबाइन हो जाए। तो NADP के को NADPH2 में कंबाइन करने के लिए भी जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली कहाँ से आ रहा है? वाटर के स्प्लिट होने से ही आ रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया। ये टॉपिक जो है वो आ, आपको मैंने समझाया है, डिटेल से समझाया है। आप इसकी मदद से नोट्स बना सकते हैं, इसको अच्छी तरह से अपनी नॉलेज में इस्तेमाल कर सकते हैं।